हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर संदीप सर। वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन के अंदर एग्जैक्टली हमें क्या क्या पढ़ना है, फ्रिक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है, एंड अप टू ऑल वी हैव टू नो हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो देखते हैं एग्जैक्टली फ्रिक्शन क्या है। पहले इन जनरल अगर हम बात करेंगे फ्रिक्शन की, तो इन डे टू डे लाइफ देखो, अगर कोई कार है, कार इज मूविंग ऑन द रोड, तो यार ये रोड के ऊपर मूव कैसे होता है। वी आर वॉकिंग ऑन द रोड, हम कैसे चल सकते हैं, हम किसी चीज को होल्ड करते हैं, कैसे होल्ड कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल है। रिमेंबर, इसका जो रीजन है सर, ये है फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्लिप होगा, है कि नहीं। अगर ये यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो ये पेन क्या होगा, स्लिप होगा। अगर रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो टायर क्या होगा या व्हीकल क्या होगा, स्लिप होगा। ठीक है, सो फ्रिक्शन क्या है, एक 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 फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है, एक फोर्स है। ठीक है, अब ये फोर्स जनरेट कैसे होता है, किसके कारण जनरेट होता है, और वो कैसे बढ़ेगा, वो कैसे कम होगा, ये सारी चीजें हम ये चैप्टर के अंदर, ये टॉपिक के अंदर देखेंगे। ठीक है, सो सी हियर नाउ, अब फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स is generated whenever body moves or tends to move over one another. ओके, अब इसका मतलब सर समझा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ये दूसरा ऑब्जेक्ट रखेंगे और इसको इसके ऊपर मूव करेंगे, तो ये दो सरफेसेस के बीच में एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा, एंड दैट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये जो फ्रिक्शन होता है इसको सरफेस फोर्स या सरफेस रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है सर, अभी भी इसकी स्टोरी हमें समझ में नहीं आई है, कोई बात नहीं। अब देखो, सपोज यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इधर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज वन ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये ऑब्जेक्ट को क्या किया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा है, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। हमें क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है। क्या करना है, इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है। तो हम क्या करेंगे सर, इसके ऊपर एक लात मारेंगे। इसके ऊपर मैंने लात मारा, कितना, P इतना लात मारा है। अगर मैं इसके ऊपर लात मारता हूं तो क्या होगा, दिस ऑब्जेक्ट विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स राइट, इट विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स राइट। मैंने ये नहीं कहा कि ये आगे जाएगा, मैंने क्या कहा, इट विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स राइट। आई डोंट नो वेदर इट इज मूविंग और नॉट। ओके, अब ये मूव होगा नहीं होगा, कोई तो फैक्टर होगा, उसके ऊपर डिपेंड हो। ठीक है, नाउ अगर ये ऑब्जेक्ट का, ये बॉडी का वेट मान लो W है, ये बॉडी का वेट कितना है, W है। दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या करेगा सर, इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, दैट इज R। ठीक है, अगर आपने इसके ऊपर मान लो 30 न्यूटन का लात मारा, कितना लात मारा आपने, 30 न्यूटन, इतना फोर्स का लात मार दिया, बट ये ऑब्जेक्ट आगे गया नहीं। इसका मतलब आपने जो फोर्स अप्लाई किया उतने ही अमाउंट का कोई तो आगे से भी फोर्स आ रहा है, एंड दैट आगे से आने वाला फोर्स इज नथिंग बट फ्रिक्शन। ये है सर क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर इसको हम कहेंगे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों, रेजिस्टेंस मतलब अपोज करना। तो आपने जो लात मारा है उसको क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है। अब अगर ये आगे नहीं जा रहा है सर, इसका मतलब इसने भी 30 न्यूटन इतना रेजिस्टेंस डेवलप किया है। ठीक है, अभी ये आगे नहीं जा रहा है तो आप टेंशन में आ गए। अगर आप ये 30 न्यूटन पे ऑब्जेक्ट आगे नहीं जाता है तो आप क्या करोगे सर, और आप क्या करोगे, फोर्स को बढ़ाओगे। यानी कि आपने पहले कितना अप्लाई किया था, 30, अब बोलते हैं 40 न्यूटन अप्लाई करोगे। जैसे ही आपने 40 न्यूटन अप्लाई किया, ये बोलता है चलो मैं भी 40 न्यूटन बन जाता हूं। आपने यहाँ पे मान लो अब गुस्सा होके क्या किया सर, 100 न्यूटन को अप्लाई कर दिया।
कितना अप्लाई किया 100 न्यूटन। अंडर द एप्लीकेशन ऑफ 100 न्यूटन फोर्स ये ब्लॉक आगे गया। व्हाट इट मींस, इसने क्या किया सर 40 पे सरेंडर कर दिया। मतलब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को एक लिमिट है, सर्टन लिमिट तक वो रेजिस्ट करेगा, उसके बाद क्या बोलेगा मैं सरेंडर करता हूं, तू अपना आगे जा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है सर ये लिमिट है, यानी कि इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब ही होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप्ड। क्या होता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप्ड बिटवीन द कॉन्टैक्ट। तो सर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, आप फोर्स बढ़ा रहे हो तो वो भी बढ़ता है, आपने और बढ़ाया वो और बढ़ा, आपने और बढ़ाया वो और बढ़ा, लेकिन ये सर्टेन लिमिट तक चलेगा। बट इधर जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो इसके अंदर आप इसको इनफाइनाइट फोर्स यानी कि इनफाइनाइट लिमिट तक उसको क्या कर सकते हो, अपना 100,000 2,000 लाख 2 लाख जितना आपको अप्लाई करना है कर सकते हो। बट सर रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ रहा है। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कहते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो ये सरफेस क्या करता है? अप्लाइड फोर्स के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। ठीक है ना? अब देखो यहां पे सो ये जो बॉडी है दिस इज बॉडी, ये ऊपर का सरफेस बॉडी सरफेस है, नीचे का सरफेस जो है वो सपोर्ट का सरफेस है। एक्चुअली फ्रिक्शन जनरेट होने का रीजन होता है सरफेस इरेगुलरिटीज। अभी राइट नाउ आपको लगेगा कि ये सपोज मेरा हाथ है, आपको लगेगा ये स्मूथ है, बट रिमेंबर ये स्मूथ नहीं, ये रफ है। करेक्ट। एंड ये जो रफनेस है, ये रफनेस की वजह से क्या होता है? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है। क्लियर? तो ये इसको माइक्रोस्कोपिक, अभी यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया तो हमें लगेगा कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, बट इसको अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो ऐसा आपको हिल्स एंड वैलीज मिलेगा। तो जो हिल्स एंड वैलीज होता है या सरफेस इरेगुलरिटीज होता है बिटवीन these टू ऑब्जेक्ट्स, उसकी वजह से क्या होता है? ये फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। ठीक है ओके। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है सर, एक है ड्राई फ्रिक्शन, दूसरा है फ्लूइड फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडीज के बीच में रबिंग होगा या स्लाइडिंग होगा या रोलिंग होगा, जो भी है। क्लियर? सो अगर रिजिड बॉडीज के बीच में रबिंग हो रहा है तो उसको हम ड्राई फ्रिक्शन कहेंगे। वही ड्राई फ्रिक्शन को कूलम फ्रिक्शन भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? फ्लूइड फ्रिक्शन। अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन it is developed between what two layers of fluid as they move with different velocities। नहीं समझा सर? सपोज ऐसा कंसीडर करो कि एक कैनल है। क्या है? कैनल। हियर इज वन कैनल। एक कैनल को लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा करता हूं यहाँ पे। वेरी गुड। ठीक है ओके। सपोज यहाँ पे एक कैनल है या रिवर है, जो भी है, एंड ये रिवर के अंदर क्या हो रहा है? वाटर जो है ये ऐसा फ्लो, दिस इज वाटर। ठीक है, H2O। ठीक है, ये वाटर है, ऐसा आपको जो समझना है समझ। ये वाटर ऐसा फ्लो हो रहा है। रिमेंबर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इसके अंदर, आगे जाके फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या है, उसके अंदर लिक्विड एंड गैस दोनों की बात करेंगे। टॉप लेयर का वेलोसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, बॉटम लेयर का वेलोसिटी जो होता है वो मिनिमम होता है। सर ये मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटीज आए क्यों? क्योंकि ये लेयर्स के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। एंड ऐसे फ्रिक्शन को एक्चुअली कहते हैं विस्कोसिटी। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। बट यहाँ पे हम क्या कहेंगे? इसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। तो दो लेयर्स के बीच में अगर आप देखोगे तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। Sir, further, this dry friction is divided into what? Two parts. One is a static friction. One is what? Static friction. And second is dynamic friction. अब static friction का मतलब क्या होता है? Friction experienced by the surfaces in contact when they are at rest. अगर contact surfaces rest में है and दोनों के अंदर friction है तो उसको हम कहेंगे
स्टैटिक फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो ये दोनों के बीच, ये दो सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है Fs इज इक्वल्स टू म्यू आर। अब ये कैसे आया वो आगे हम देखेंगे, राइट नाउ इतना याद रखो, Fs इज इक्वल्स टू व्हाट, म्यू आर। Fs इज स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आर इज नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अ डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द सरफेसेस इन कांटेक्ट व्हेन दे आर इन मोशन, व्हेन दे आर इन मोशन। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो जो फ्रिक्शन डेवलप होगा बिटवीन कांटेक्ट सरफेसेस उसको हम कहेंगे डायनामिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। वो होता है Fk इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू आर। अब ये डायनामिक को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सेकेंड इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग एंड रोलिंग में क्या फर्क है देखो। सो स्लाइडिंग का मतलब सपोज एक ब्लॉक है, दिस ब्लॉक के ऊपर आपने लात मारा है तो ये ब्लॉक जो है वो आगे क्या होगा, स्लाइड होगा। ये ब्लॉक क्या होगा, स्लाइड होगा। बट अगर इसी जगह पे मैं फुटबॉल को कंसीडर करूं एंड ये फुटबॉल के ऊपर अगर आप लात मारोगे तो ये फुटबॉल क्या होगा, रोल होगा। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन है, ये स्लाइडिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे स्लाइड ओवर द अदर एंड फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन रोल ओवर द अदर। एक स्लाइड हो रहा है, एक रोल हो रहा है। फॉर एग्जांपल जब कार है, मान लो कार, ठीक है, कार जब रोड के ऊपर चल रहा है तो व्हील क्या हो रहा है, रोल हो रहा है। एंड आपने जब सडनली ब्रेक अप्लाई किया तो जो टायर है वो क्या होगा, स्लाइड होगा। समझ में आ। सो ब्रेक अप्लाई करने, सडन ब्रेक अप्लाई करो 90 या 80 किलोमीटर पर आवर पे अगर गाड़ी चल रहा है तो जो व्हीकल है वो स्किड होगा, यानी कि टायर और रोड के बीच में स्लाइडिंग होगा। एंड जब आप नॉर्मल चल रहे हो तो टायर एंड रोड के बीच में क्या है, रोलिंग है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन बड़ा कौन छोटा ऐसा होता है, देखते हैं आगे कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? ओके, आगे देखते हैं। सो यहां पे अब देखना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, देखो सर किसी ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे लेता हूं, सपोज यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा है, ठीक, दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट राइट नाउ, ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा सर वो कौन सा होगा, Fs, कौन सा होगा, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। इसको मूव करने के लिए क्या करोगे आप, फोर्स अप्लाई करोगे। फोर्स अप्लाई करोगे तो सर ये फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये भी बढ़ रहा है, इसको आपने वापस बढ़ाया, ये भी बढ़ेगा, इसको बढ़ाया, ये भी बढ़ेगा। इसका मतलब जब तक वो रेस्ट में है तब तक दोनों एक साथ प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, ये क्या है, अप्लाइड फोर्स है मान लो, यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन है, और ये अप्लाइड फोर्स है, तो ये बढ़ गया तो ये भी बढ़े, ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। समझ में आया क्या, ये P को आप बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, राइट। P मतलब अप्लाइड फोर्स है, मतलब फ्रिक्शन। ये कब तक चलेगा, जब तक वो मोशन में नहीं आता है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो इधर क्या लिखा है, देखो ये P इज द अप्लाइड फोर्स, F इज द फ्रिक्शनल फोर्स। इनिशियली क्या हो रहा है, फोर्स के साथ फ्रिक्शन भी इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। बट एक सर्टेन स्टेज आएगा, उसके अंदर मोशन सेटअप होगा, यानी कि वो हल्का सा स्लाइड होगा और बाद में भागेगा, ठीक है। तो यहां पे सडन ड्रॉप आएगा फ्रिक्शनल फोर्स में, एंड अगर वो मोशन में आएगा तो फिर वो कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो सर ये ग्राफ से ये कंफर्म हो जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, विच वन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। सर अभी भी नहीं समझा है, कोई बात नहीं, देखो और एक एग्जांपल मैं लेता हूं।
समझा तो अच्छी बात, देखते हैं। ठीक है, कहाँ गया उसे ढूंढो। ओके, अब देखो, मान लो यहां पे आपका कार है, दिस इज वन कार, वेरी गुड, ये एक कार है, थोड़ा अलग मॉडल लग रहा है बट ये कार है। सर किधर जा रही है कार, समझ में नहीं आ, राइट में जाना चाहिए। ओके, चलो अब ये राइट में जाएगी। देखो ये कार के अंदर आपके दो चार दोस्त बैठे हैं, ठीक है, ओके, वेरी गुड। सर ये इनिशियली कार इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद सम स्पीड, ठीक है, कुछ तो स्पीड है, 100 200 300 जो भी है, ओके, 100 के नीचे रहना। आगे अब क्या हो गया, जब ये कार आगे आपने मान लो 40 किलोमीटर गए और कार बंद हो गई, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी कार बंद होगी। अब बंद होने के बाद आपने बहुत कोशिश की चालू करने की, तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, अगर नहीं हो रहा है तो धक्का मारोगे। तो ध्यान देना, व्हीकल इज एट रेस्ट, ये तीन में से चार में से पहला वाला बाहर आ गया और यहाँ पे उसने फोर्स अप्लाई किया, पहला वाला दोस्त बाहर आ गया, फोर्स अप्लाई किया, गाड़ी आगे नहीं जा रहा है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा दो चार गाली देके दूसरे वाले को बुलाएगा, तो इसने बुलाया तो दूसरा भी आ गया, ठीक है। दूसरा आने के बाद क्या हुआ, दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्टिल व्हीकल इज नॉट मूविंग, यानी कि जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस वो क्या है, स्टैटिक है, बिकॉज व्हीकल इज एट रेस्ट। अब ये दोनों ने तीसरे को गाली दिया और ये तीसरे को भी बुलाया, अब ये ड्राइवर तो नहीं आ सकता ना, तो कितने फोर्सेस आ रहे हैं, 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द व्हीकल। अब 3 फोर्सेस जब एक्ट हो रहे हैं तो व्हीकल आगे गए, यानी कि स्टैटिक रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए कितने लोग लगे, 3, ओके। नाउ अब मोशन सेटअप हो गया, यानी कि 3 लोगों ने वो व्हीकल को धक्का दे दिया है, अब व्हीकल मोशन में है, जब व्हीकल मोशन में होगा तो ये 3 में से एक चला भी गया तो ये 2 क्या करेंगे, व्हीकल को पुश करेंगे, बराबर है कि नहीं। अब थोड़ी देर के बाद ये भी चला गया तो ये अकेला व्हीकल को क्या करेगा, मूव करेगा, बिकॉज मोशन में आने के बाद रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। सो रिमेंबर, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, वेरी गुड सर। आगे देखो, ओके, तो दिस इज व्हाट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, पहली बात अब देखना, यहां पे अगर मैं एक ब्लॉक को कंसीडर करूं सर, ये ब्लॉक को मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा है, ये ब्लॉक का जो वेट है वो वेट कितना है सर, हाउ मच इज द वेट, वेट मान लो है W, यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगा होगा R, इधर जो आएगा होगा फ्रिक्शन, और ये आपकी लात, ठीक है। नाउ जैसे ही आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, फ्रिक्शन पिक्चर में आया, अभी फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अच्छा नहीं लगता है, हमें क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है, तो व्हाट विल डू सर, F इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू व्हाट, R, बराबर है। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का नामकरण करना पड़ेगा, अब ये कांस्टेंट का नामकरण ऐसे किया जाता है, F इज इक्वल्स टू म्यू इनटू R, एंड दिस म्यू इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चलो एक बात तो क्लियर हो गई, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, बट अगर व्हीकल रेस्ट में है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, अगर व्हीकल मोशन में है तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, दैट्स इट। सो म्यू के एंड म्यू एस आर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो म्यू एस इज इक्वल्स टू एफ मैक्स अपॉन आर एंड म्यू के इज इक्वल्स टू एफ के अपॉन आर, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया सर रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स to the normal reaction, ratio of kinetic frictional force to the normal reaction is respective values of mu s and mu k, ठीक है। अब Fk is less than Fs, यानी कि kinetic friction is less than static friction, so coefficient of kinetic friction is less as compared to coefficient of static friction। अब कुछ laws of friction है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है।
अभी लॉज ऑफ फ्रिक्शन एग्जैक्टली क्या है देखो, यानी कि फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड होता है, फ्रिक्शन कैसे बढ़ेगा, फ्रिक्शन कैसे कम होगा, राइट, इसके रिलेटेड लॉज ऑफ फ्रिक्शन है। देखो, द फ्रिक्शनल फोर्स is always tangential to the contact surfaces and acts in the opposite direction of impending motion। सर कुछ नहीं समझा, टेंशन नहीं लेने का। देखो सपोज यहां पे अगर मैं एक ब्लॉक को कंसीडर करूं, सर यहां पे एक ब्लॉक है, सर कलर अच्छा नहीं लग रहा है, सर क्या कर रहे हो, ये देखो ये कैसा लग रहा है, ये देखो, वाओ, ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक, दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। अब ये जो कैसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ये देखो इसके ऊपर आपने लात मार दिया फोर्स पी, जैसे आपने लात मारा सर यहाँ पे क्या हो गया, एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो कांटेक्ट सरफेसेस है, कांटेक्ट सरफेसेस उसको क्या है, वो टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल मतलब पैरेलल है, करेक्ट। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स इज व्हाट, टेंजेंशियल टू द कांटेक्ट सरफेसेस एंड एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंपेंडिंग, इंपेंडिंग मतलब व्हाट, ये यहां पे लात मारा है तो राइट में ही जाएगा ना, तो इसका इंपेंडिंग मोशन किधर होगा, राइट में। अगर फोर्स राइट में जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर आएगा, लेफ्ट में, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज ओवर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस एज अप्लाइड डिस्टर्बिंग फोर्स इंक्रीजेस टिल इट रीचेस द लिमिटिंग वैल्यू। सिंपल है सर, जितना आप फोर्स को अप्लाई करोगे उतना डिस्टर्ब यानी कि रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा, कब तक, जब तक जब तक वो उसके लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं जाता है, ठीक है, यानी कि एफ मैक्स तक फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाए। The ratio of limiting frictional force F max and normal reaction R is constant, तो हमने ऑलरेडी लिखा है Fs is equals to what, Fs is equals to what, mu s into R, तो जो रेशो है किसका, फ्रिक्शन का एंड रिएक्शन का, वो कांस्टेंट होगा। सिमिलरली Fk by R यहां पे ऐसे लिख सकते हो आप, what F limiting upon R is equals to what, constant, ठीक है, and this constant is nothing but mu s, and ये कांस्टेंट क्या है, mu k। the frictional force have generated between the rubbing surfaces, okay very good। सबसे इंपॉर्टेंट लो सर, फ्रिक्शनल फोर्स जो जनरेट होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इन कांटेक्ट होता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट डिपेंड्स ऑन हाउ मच एरिया इज इन कांटेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एरिया या फिर नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट या फिर एरिया इन कांटेक्ट, एंड यहाँ पे नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर वो डिपेंड होता है। अब सर नेचर ऑफ एरिया या फिर नेचर ऑफ सरफेस का मतलब क्या होता है, रफनेस के ऊपर वो डिपेंड, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, फ्रिक्शन। ओके, आई होप आपको यहां तक समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ डेरिवेशंस के साथ, अलॉन्ग विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। थैंक यू।